डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल मैनेजमेंट बाय GCEF। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी जेड। हम ये डिस्कशन करने वाले हैं उर्दू में, लेकिन मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगी इंग्लिश में ताकि पढ़ने और सुनने वाले सबको अच्छे से समझ आ जाए। थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन बेसिकली एक मैनेजमेंट की थ्योरी है। मैनेजमेंट एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी हम मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है कि जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे कोलैबोरेशन और डिसिप्लिन है और वहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए गोल्स अचीव कर लेते हैं। तो ये था बेसिकली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा थ्योरीज आई, उनमें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी शामिल है। जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट है वो इस थिंकिंग पर बेस करता है कि मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के अबाउट कैसा सोचते हैं। मतलब कि मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं और उनके अपने एम्प्लॉयज़ के अबाउट कैसी थिंकिंग है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम था थ्योरी जेड। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन क्या है। थ्योरी जेड में जेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। मीनिंग ऑफ जेड इन थ्योरी जेड। बेसिकली इन थ्योरी जेड जो लेटर जेड है वो किसी भी चीज़ को डिनोट नहीं कर रहा। यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जिस बंदे ने ये थ्योरी इन्वेंट की थी उसने इस बेस पे की थी क्योंकि इससे पहले थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आ चुकी थी, तो उसने इस थ्योरी को थ्योरी जेड का नाम दे दिया ताकि एक्स वाई और जेड एक सीक्वेंस बन जाए। और उसने इसको जेड को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं किया था। लेकिन बाद में जो रिसर्चर्स आए उन रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि थ्योरी जेड में जो जेड है वो स्टैंड्स कर रहा है ज़ील से। ज़ील का मतलब होता है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब कि कितना जोश जज्बा है और कितनी मोटिवेशन है, इसलिए इस थ्योरी को थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थ्योरी जेड की हिस्ट्री क्या है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थ्योरीज आई, लेकिन उन सब मोटिवेशनल थ्योरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले थ्योरी जेड को। जब बाकी ऑथर्स ने देखा कि थ्योरी जेड को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है तो उन्होंने भी अपनी थिंकिंग पे बेस करते हुए थ्योरीज बनाई जो कि थ्योरी जेड से रिजेंबल तो करती थी, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी थ्योरी जेड से, इसलिए वो सबकी सब रिजेक्ट होगी और उनकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं मिली। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी जेड क्यों बनी। रीज़न क्या था थ्योरी जेड के बनने का। 1980 में जो जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में जा रही थी और ऑन द अदर हैंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली लॉस में जा रही थी। तो वहाँ पे एक स्कॉलर था जिसका नाम था विलियम जी ऑची। विलियम जी ऑची ने ये रीज़न फाइंड आउट करना चाहा कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके ऊपर बेस करते हुए जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशंस दिन ब दिन प्रॉफिट में जा रही हैं और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दिन ब दिन लॉस में जा रही हैं। ये रीज़न फाइंड आउट करने के लिए वो अमेरिकन स्कॉलर जापान गया और उसने वहाँ पे जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। जब उसने रिसर्च करना स्टार्ट की और जब उसकी रिसर्च ख़त्म हो गई तो उसने अपनी एक बुक लिखी थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज़ चैलेंज, कि अमेरिकन बिजनेस कैसे जापानीज़ चैलेंजेस को मीट कर सकता है, उनको फेस कर सकता है और पूरा कर सकता है। उसने अपनी इस बुक में ये उसकी जो बुक थी वो इस चीज़ पे डिपेंड करती थी, इस कॉन्सेप्ट पे थी कि अमेरिकन और जापानीज़ उनमें क्या-क्या डिफरेंस है। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन और जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो उसने इस कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए ये बुक पब्लिश की और ये थ्योरी दी। ऑचे के अकॉर्डिंग जो थ्योरी जेड है वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, हाई प्रोडक्टिविटी है एंड हाई एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन है। इसका मतलब ये था कि जो जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे स्टेबली एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने अपनी इस थ्योरी को एक कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ प्रेजेंट किया जिसमें उसने अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट किया थ्योरी ए के साथ और जापानीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को उसने रिप्रेजेंट किया थ्योरी जे के साथ। तो ये रीज़न था और उसने अपनी स्टडीज़ को ऐसे कंटिन्यू किया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विलियम जी ऑची कौन था जिसने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इसका फुल नेम था विलियम जी बिल ऑची। जी स्टैंड्स कर रहा है जॉर्ज से, विलियम जॉर्ज बिल ऑची। ये पैदा हुआ था 1943 में और ये एक अमेरिकन प्रोफेसर था और ये एक ऑथर भी था इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में ये एक ऑथर था, इसलिए इसने थ्योरी जेड प्रेजेंट की और इसने थ्योरी जेड के रिलेटेड रिसर्च की।
इसकी जो पहली बुक थी वो थ्योरी जेड की ही थी कि थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन द जापानीज चैलेंज, कि कैसे अमेरिकन मैनेजमेंट जापानीज चैलेंज को मीट कर सकती है। और सेकंड इसकी बुक थी द एम फॉर्म सोसाइटी हाउ अमेरिकन टीम वर्क कैन रिकैप्चर द कॉम्पिटिटिव एज। वो इसके अलावा उसने 3 हमें अप्रोचेस भी दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में की, जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं। उसमें पहली है मार्केट कंट्रोल, दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और तीसरी है ही कंट्रोल। चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्योरी जेड की डेफिनेशन क्या है। थ्योरी जेड इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट बेस्ड अपॉन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट। थ्योरी जेड एक ऐसी अप्रोच है मैनेजमेंट की जिसमें हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट की फिलोसफीज का। कैसे कर रहे हैं हम कंपैरिजन? हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसी है, वहाँ पे इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे दी जाती हैं। तो ये थ्योरी जेड की डेफिनेशन है। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो उसने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे ऑर्गेनाइजेशंस में, वो क्या था। जो हमारे पास अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है और अब जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, अब हम लोग इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो उसने देखा था वो ये था कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट देती थी, यानी जब उनका काम हो गया वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती थी। और या फिर जब उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती थी तो वो उस टाइम उनको निकाल देती थी जॉब से। ऑन द अदर हैंड लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, जबकि जापान में क्या होता था, वहाँ पे ऑफर किया जाता था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। हालांकि अगर वहाँ पे लॉस में भी वो कंपनीज जा रही हूँ, फिर भी उस टाइम भी अपने एम्प्लॉयज़ को काम से नहीं निकालते थे। तो पहला डिफरेंस उनका ये था कि वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट देती थी और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट थी। इसलिए वहाँ पे जो लॉयल्टी है एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा होती जा रही थी और अमेरिकन अप्रोचेस में बहुत कम होती जा रही थी। तो सेकंड डिफरेंस उसने देखा वो ये है इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत वेरी फास्ट, यानी कि वो बहुत फास्ट अपनी वहाँ पे इवैल्यूएशन करती थी। उन्होंने हर 5 दिन बाद इवैल्यूएशन करनी अपने एम्प्लॉयज़ की, 5 से 6 दिन बाद उन्होंने इवैल्यूएशन करनी और अगर उन्हें लगना कि कोई एम्प्लॉय काम ठीक नहीं करता तो वो उस एम्प्लॉय को काम से निकाल देते थे। जबकि जापानीज़ में सिर्फ एक टाइम 10 साल के बाद एक दफ़ा ही इवैल्यूएशन होती थी, वेरी स्लो इवैल्यूएशन होती थी और वो कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं देते थे अपने एम्प्लॉयज़ के अबाउट, वो एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएशन की बेस पे नहीं निकालते थे। तो सेकंड डिफरेंस उनका ये था। तो थर्ड डिफरेंस है वो है डिसीजन मेकिंग। जो अमेरिकन अप्रोचेस थी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते थे वो मैनेजर्स लेते थे, यानी कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते थे। जो भी डिसीजंस लेने हैं वो मैनेजर्स ने ही लेने हैं। और जबकि जापानीज़ में क्या होता था, जापान वाले क्या करते थे, वो डिसीजंस लेते थे तो वहाँ पे मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व करते थे और अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करते थे। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ मिलकर कोई भी डिसीजन लेते थे। कोई फ़ैसला करना है उन्होंने कंपनी का अबाउट तो वो सब मिलकर कोलैबोरेशन में ही फ़ैसला करते थे। तो इस तरह क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता था और उनमें सिंसेरिटी ज़्यादा हो जाती थी कि हमारी कंपनी हमसे पूछ रही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारे पास इसका थर्ड डिफरेंस था। जो फोर्थ डिफरेंस है वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, वो सिर्फ एक बंदे को एक काम देती होती थी। एक बंदे को उसने सिर्फ एक काम एक ही बंदे को देना है और वही बंदा उस काम के लिए ज़िम्मेदार होगा। मतलब कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आप ही उस काम के लिए ज़िम्मेदार होंगे, अगर वो काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है आप ही ज़िम्मेदार होंगे। अगर वो काम बुरा हुआ है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे आप ही उसको फेस करेंगे, कोई और बंदा नहीं करेगा। जबकि जापानीज़ में क्या होता था, वो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, यानी कि वहाँ पे जो भी काम दिया जाता था वो पूरे के पूरे ग्रुप को दिया जाता था। अब अगर वो काम अच्छा हुआ है तो पूरा ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो काम बुरा हुआ है तो पूरा ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे अमेरिकन्स की तरह एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा। जो इसके बाद उसने नेक्स्ट डिफरेंस देखा वो ये देखा पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। अमेरिकन अप्रोचेज़ में क्या किया जाता है कि एक ही इंसान को एक किस्म का जब काम दिया जाता है तो उसको सिर्फ वही काम दिया जाता है डेली, ताकि वो उस काम में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले। उसको कोई और काम नहीं सिखाया जाता और इस तरह अगर वो इंसान किसी भी दिन छुट्टी कर ले, कोई एब्सेंट हो तो उसका काम वहाँ पे वैसे ही रहेगा और उस दिन के लिए कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। जबकि जापानीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी कि जितने वहाँ पे जो जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप किया हुआ था, यानी कि हर इंसान को हर काम आना चाहिए, ताकि अगर कोई एक इंसान
छुट्टी कर ले तो दूसरा इंसान उसका काम पूरा करे और वहाँ पे कंपनी बंद ना हो। तो ये उसका डिफरेंस था, बहुत मेजर डिफरेंस था, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी गैप आ रहा था। जो नेक्स्ट सिस्टम था वो ये था कि एम्प्लॉय सिस्टम। जो अमेरिकन अप्रोचेज़ है वहाँ पे एम्प्लॉय सिस्टम था, यानी कि सेगमेंटेड कंसर्न था। जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय की वर्क लाइफ तक ही थी, यानी कि वो देखती थी कि हमारे एम्प्लॉय ने काम किया है, उनको उसके सिर्फ काम से लेना देना था। उनको उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था। जबकि जापानीज़ वाले क्या थे, वहाँ पे फैमिली सिस्टम था, वहाँ पे होलिस्टिक कंसर्न था, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती है और उनको कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि वो भी एक फैमिली के पार्ट हैं और अपने आप को भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा बनाती है। जो नेक्स्ट डिफरेंस उसने देखा वो था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो अमेरिकन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो टोटली फॉर्मल था, यानी कि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल था। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बोल नहीं सकते थे वो, और वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी। जबकि जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टोटली इनफॉर्मल था। मैनेजमेंट बिहेव्स इन डेवलपिंग इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद द स्टाफ एंड ट्राइज टू फ्रीली मिक्स विद दैम, यानी कि जो भी मैनेजर्स थे, जो भी सुपीरियर्स थे, वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी कर सकते थे, उनके साथ घुल मिल भी सकते थे। तो ये सब थे डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंसेस थे ये हम लोगों ने उसने अपने कंपैरेटिव एनालिसिस में बनाए। किसने बनाए? विलियम जियोची ने। उसने हमें सारे डिफरेंसेस दिए। उसने कहा कि अमेरिकन अप्रोच में और जापानीज़ अप्रोच में ये डिफरेंस है, और उसने इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर थ्योरी जेड के ऑब्जेक्टिव्स दिए और अपनी अजम्पशंस दी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास वही हमारी अजम्पशंस हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी जेड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी पहली अजम्पशन क्या है। उसने पहली अजम्पशन अपनी ये दी कि एम्प्लॉयज़ को फ़ौरन ही थ्रोन आउट नहीं कर देना चाहिए। मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 1-2 दिन गलत काम कर दिया है, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम उसको फ़ौरन जॉब से निकाल दें। हमें उसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बन सके, ताकि एम्प्लॉयज़ का कंपनी में ट्रस्ट डेवलप हो सके। उसने पहले असम्पशन ये दी। जो सेकंड असम्पशन्स थी, वो ये थी कि ऑर्गेनाइज़ेशन को चाहिए कि वो ट्रेनिंग पे फ़ोकस करे रेदर देन इवैल्यूएशन। ये ना हो कि हर 5 से 6 दिन बाद इवैल्यूएशन की बजाय उन्हें चाहिए कि 5 से 6 दिन तक इंसान को ट्रेनिंग दे, एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग दे, उसके बाद उसको काम करने दे और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन करे। और प्रमोशंस की बजाय इंसेंटिव्स दे। प्रमोशंस तो मिल ही जाएगा, लेकिन इंसेंटिव्स जब, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस देंगे तो उसका आप में ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और उसका काम में भी दिल लगेगा और इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा कंपनी में। जो उसने थर्ड अजम्पशन दी थी वो ये दी थी कि जॉइंट फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी काम दो एक ग्रुप में दो और पूरा ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि एक इंडिविजुअल। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर एक का कोलैबोरेशन के साथ काम करेगा और शॉर्ट टाइम पीरियड में काम खत्म हो जाएगा। फोकस शुड ऑन, जो उसने फोर्थ असम्पशन दी वो ये थी, फोकस शुड ऑन जॉब रोटेशन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू मेक डिफरेंट एम्प्लॉयज़ टू मेक फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी कि जॉब रोटेशन का उसने का कॉन्सेप्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर किस्म के काम से फेमिलियर हो सके। जो नेक्स्ट उसने असम्पशन दी उसने वो ये दी, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे। इस तरह जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे कंपनी में और वहाँ पे लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो ये थे थ्योरी जेड के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या हैं थ्योरी जेड के, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जेड को फॉलो करती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है। सबसे पहला जो उसने फीचर कहा है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, कि जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जेड को फॉलो करती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसमें पहला पॉइंट उसने हमें बताया है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ है फिर उसी कंपनी में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जब उनका रिलेशन अच्छा बन जाता है तो वो वहाँ पे ही लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं। सेकंड वन है प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी, मेकिंग पीपल स्टे वेटिंग फॉर देयर चांस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड उसने कहा है कि प्रमोशन, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे आपको प्रमोशन वैसे मिलेगा, जैसे आप एज वाइज सीनियर होंगे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इस तरह क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपनी सीनियरिटी का वेट करेंगे ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। थर्ड वन है कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़,
वही बात जो पहले हमने की थी कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे, ना कि सिर्फ उनके साथ वर्क लाइफ तक ही रिलेट रहे। सेकंड पॉइंट है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 3DZ फॉलो की जाती है वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में। थर्ड वन इज़ फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि अमेरिकन्स में फॉर्मल स्ट्रक्चर था और जापानीज़ में इनफॉर्मल नहीं था, और जो कंपनीज 3DZ को फॉलो करती हैं वहाँ पे नो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है, फ्रेंकली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। थर्ड फीचर उसने 3DZ का ये बताया। फोर्थ वन है इनकरेजिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। जब हम एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो इस तरह उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स इन्हांस होती हैं। तो ये थे हमारे पास 3DZ के फीचर्स। अब हम लोग देखते हैं कि 3DZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग अपनी 3DZ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या इक्वेशन है, क्या किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला काम है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एश्योरिटी दिलवानी चाहिए कि वो हमारे पास लाइफ टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको थोड़े टाइम पीरियड के बाद नहीं निकाल देंगे। जब उनको एम्प्लॉयज़ को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो उनकी जॉब में सैटिस्फैक्शन आ जाएगी, यानी कि वो अपनी जॉब से सैटिस्फाई हो जाएंगे। हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो यही है, जॉब सैटिस्फिकेशन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी। जब वो अपनी जॉब से सैटिस्फाई हो जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही कंपनी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे उनका मोरल भी हाई हो जाएगा। तो ये थी 3DZ की इक्वेशन। अब जैसे किसी चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं तो उसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हमने 3DZ के बहुत से फीचर्स पढ़े, अब हम लोग देखते हैं 3DZ की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशन उसने यही बताई, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। उसने कहा जैसे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही हुआ कि जैसे जैसे हम लोग एज में बढ़ते जाएंगे उसके बाद जाके हमें प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दुनिया बदल रही है, तो हमारी नीड्स भी बदल रही हैं, तो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट हमारी हाई ऑर्डर नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। पहली लिमिटेशन उसने ये बताई। सेकेंड लिमिटेशन इसकी ये है कि जब हम लोग एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो एम्प्लॉयज़ समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे देते हैं जो कि मैनेजर्स की ईगो को हर्ट करते हैं। थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो 3DZ है वो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। फोर्थ वन है कि हम 3DZ वाले ये कहते हैं कि एक फैमिली समझे ऑर्गेनाइजेशन को और एक कॉमन कल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, डिफरेंट एरियाज से आते हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन में वो एक कॉमन कल्चर डिवेलप करेंगे। फिफ्थ वन है कि 3DZ का जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये 3D जो है वो जापान के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जापानीज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की है, जबकि बाकी कंट्रीज़ के अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। तो हम लोग कैसे 3DZ ऑफ जापानीज मैनेजमेंट को बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि 3DZ इन मॉडर्न ईरा, यानी कि जो 3DZ हमें विलियम जी ऑची ने दी थी वो 1980 में दी थी, लेकिन अब 2023 चल रहा है, तो अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और मॉडर्न ईरा आ गया है, तो क्या 3DZ अभी भी फॉलो करती है? तो इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी स्कॉलर्स ने कहा कि जो 3DZ है वो हमारे पास ट्रेडिशनल है, यानी कि ट्रेडिशनल सेटअप को फॉलो करती है, हम लोग इसको मॉडर्न ईरा में नहीं यूज़ कर सकते। तो उन्होंने अपने इस थॉट को वेरीफाई करने के लिए काफ़ी स्टडीज़ की। उनमें से एक स्टडी की एग्जांपल ये है 3DZ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ जापान इन 21st सेंचुरी। जब उन्होंने ये 3D की तो 3D इस स्टडी को करने का मकसद ये था कि वो 3DZ की वैलिडिटी देखना चाहते थे, क्या कि अभी भी 3DZ वैलिड है या नहीं है। तो जो इसकी फाइंडिंग्स आई उसने सबको शो कर दिया, क्योंकि फाइंडिंग्स ने यही शो किया कि कोलैबोरेशन और लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ के बगैर चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंक्लूड किया गया कि जो 3DZ है वो एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी में, चाहे वो मॉडर्न इरा हो या ट्रेडिशनल इरा हो। तो हम लोगों ने आज 3DZ के अबाउट पढ़ा, हम लोगों ने देखा 3DZ की हिस्ट्री क्या थी, इसके फीचर्स क्या आते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं, और हम क्या इसको मॉडर्न इरा में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप सो कि आपको 3DZ की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।